देखिए जीनत जी, आज जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी ने एक भाषण किया, उसमें बोला कि जो हमारा बाहर हमारा रिस्पेक्ट हो रहा है, भारत का जो हमारा रिस्पेक्ट हो रहा है, लोग उसको ब्राइट एक स्पोर्ट की तरह मान रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, इतिहास में हमारा नाम लिखा जाएगा। और दिल्ली में जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी हैं, वो ऐसे कारनामे कर रहे हैं जिससे कि वो ब्लैक स्पॉट हो गया है। आपको उदाहरण के तौर पर मैं बता देती हूँ, जो बंदा राजनीति में ये कह के आया था बच्चों की कसम खा के कि मैं 4 कमरों के फ्लैट में रहूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, मैं कोई पद नहीं लूंगा, जब तक अन्ना जी है तब तक मैं राजनीति में रहूंगा, उसके बाद मैं हट जाऊंगा। तो इतनी सारी झूठी बातें करके, चलो झूठी बातें तो ठीक है, लेकिन उसके बाद 171 करोड़ के बंगले में रहता है और उस बंगले में 109 कमरे हैं। आप यकीन मानिए, मतलब जीनत जी, जो बंदा कहता था 4 कमरों के फ्लैट में रहूंगा, लेकिन अब वो 109 कमरों के बंगले में रहता है। रिमोट से उनका कमोड चलता है, वियतनाम से उनका पत्थर आता है, लाखों रुपए के पर्दे लगते हैं। तो कहां गई उनकी बातों की नैतिकता? तो ब्लैक स्पॉट तो हो गई। और जिन बच्चों के हाथों में शिक्षा देने की बात करते थे, उन बच्चों के हाथों में शराब की बोतलें पकड़ा दी, स्कूल की बगल में शराब के ठेके खुलवा दिए, अस्पतालों के बराबर में शराब के ठेके खुलवा दिए, हर विभाग में इनके भ्रष्टाचार हो गया। तो ब्लैक स्पॉट तो हो गई ना। आप देखिए शिक्षा का स्तर, 12th का और 10th का रिजल्ट आप देखिए, पहले से कितना नीचे गिर गया है। और अपनी वाहवाही करते हैं और अपने सामने एक तख्ती लेकर चलते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। अपनी ईमानदारी को उनको बताना पड़ रहा है, लोगों को साबित करवाना पड़ रहा है कि बोलो कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। वो तख्ती से बीजेपी नेताओं को तो जीनत जी आप नहीं बता पाएंगी ना, वो तो आप कह रहे हैं सारिका जी वो तख्ती लेके चलते हैं, तो मैंने मतलब नहीं देखी। जनता इनसे सवाल करती है कि भाई 171 करोड़ आपने अपने शीश महल में क्यों लगाए? उस पर कभी डिबेट नहीं होती, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। पब्लिक पूछ रही है, जनता पूछ रही है, शराब में इतना घोटाला किया, 6% जो कमीशन था 12 में तब्दील कर दिया, और उसके बाद शराब का जो नीति थी उसको बंद कर दी, इतनी अच्छी नीति थी उसको बंद कर दिया। जनता सवाल पूछती है, लेकिन जवाब नहीं देते ये लोग। क्यों जवाब नहीं देते? क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए, और ना ही मीडिया इनसे सवाल पूछती है। तो दुख इस बात का है कि दिल्ली की जनता को जो असलियत में मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। मीडिया तो पूछती है, सवाल तो पूछते हैं कि हर देखिए, मैं आप पार्टी के प्रवक्ता जिन्होंने भी ये क्वेश्चन किया, मैं बताना चाहूंगी कि हमारी पार्टी की एक नैतिकता होती है, एक विचारधारा होती है, और जो हम कहते हैं वो उसको पूरा करते हैं। हमने बोला था राम मंदिर का निर्माण होगा, तो वो हो रहा है। हमने बोला था 370 हटेगी, तो वो हटी। हमने बोला था ट्रिपल तलाक हटेगा, तो वो हटा। हमने देश के विकास में तन मन धन से काम किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जनता का पैसा अपने ऊपर लगाया, अपने महल में लगाया। अगर वो लड़ाई करते हैं तो आज अपने स्वयं के लिए लड़ाई करते हैं, जनता के लिए लड़ाई नहीं करते हैं वो लोग। ठीक है, ने जो कहा मर जाना चाहिए, मुझे लगता है कि नहीं, हम अपनी बातें और अच्छे शब्दों में रख सकते हैं। हाँ ठीक है, हाँ डूबे भी क्यों, मैं कहती हूँ क्यों डूबे रहेंगे तो आमने सामने लड़ाई करेंगे। हाँ सारिका जी जवाब दीजिए जल्दी से। हाँ सारिका जी, ये नितिन जी बात कर रहे हैं गुंडागर्दी की, गुंडे बोल रहे हैं, मैं भी बोलूं ना, क्योंकि मनीष सिसोदिया जी तो गुंडे हैं पूरे, वो तो जेल में बैठे हैं, क्योंकि उनके सारे इनके जो मंत्री है उनको बेल तक नहीं मिल पा रही, जेल में आना जाना लगा रहता है। तो गुंडे कौन हुए? जो जेल में जाते हैं वो गुंडे होते हैं। आप ये बताइए, सत्येंद्र जैन जी हवाला के मामले में आज तक जेल में पड़े हैं और कोर्ट उनको जमानत तक नहीं दे रही है, तो गुंडे कौन हुए? ये लोग गुंडागर्दी की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमेशा जब भी आपकी डिबेट में बैठते हैं तो गुंडे बताया जाता है। आप ये देखिए, जो इनके मनीष सिसोदिया जी, शराब कांड, शराब के जो कारोबारी थे उनसे इन्होंने लेन देन किया, उनसे रिश्वत ली, और जो जनता की, गरीब जनता की जो माएँ थी उनके बेटों को एक के ऊपर एक शराब पी देकर उनको किस लत में डाला। तो गुंडा कौन हुआ? और औकात की बात करती हो, जो लताड़ पड़ती है ना कोर्ट की, लताड़ के बारे में आप लोग कभी नहीं बोलते। आप लोग तो आप लोग हाईकोर्ट के जजों को ट्रांसफर करवा देते हो, हाईकोर्ट के जजों को ट्रांसफर करवा देते हो। इतनी सारी योजनाएं भारत को नहीं दे सकते जितनी योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। हम इनसे बोलते हैं कि आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू करो, तो उसको लागू नहीं करते हैं, क्योंकि अगर लागू कर दिया तो लोग वाई करेंगे मोदी जी की। बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी योजनाएं आप आयुष्मान योजना की बात करते हैं दिल्ली में, आयुष्मान योजना का क्राइटेरिया ये लोग बदनाम करने के लालच की बाहर भागते हैं और भारत को बदनाम कर आते हैं।
ठीक, 1 मिनट। क्लिनिक है, उसमें गधे बैठे हैं, जुआरी बैठे हैं, गधे बैठे हुए हैं, उनपे ताले लगे रहते हैं। आप जाइए देखिए, उन पर पैरासिटामोल तक नहीं है, दवाइयां नहीं है। कोरोना काल में उन पर ताले लगे हुए थे, हवा में हॉस्पिटल बना दिए। अच्छा, मैं चाहूंगी एक एक करके अगर आप बोलेंगे तो बात जा पाएगी। कोई काम नहीं करते हो, में बता देते हैं ना। उत्तर प्रदेश के सब हो जाएगा। अब इस बार जो रिजल्ट आया आपने देखा ना किस तरह से उसका स्तर गिरा हुआ है। साइंस और मैथ नहीं है स्कूल में, और बात करते हो कि वर्ल्ड क्लास मॉडल बना दिया है। न्यूयॉर्क टाइम में झूठी तस्वीरें डलवाते हो आप, किस तरह की बात कर रहे हो। शिक्षा के लिए आपने कुछ काम नहीं किया सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के अलावा। अगर जमीन पर उतर कर काम किया तो आज बच्चों का रिजल्ट अच्छा आता। न्यूयॉर्क टाइम्स में बिल्कुल डल सकती है, आपने डलवाई है, एडवर्टाइजमेंट करवाया, आपने न्यूज नहीं डलवाई, आपने एडवर्टाइजमेट करवाया है। मयूर विहार के प्राइवेट स्कूल के बच्चों का आपने फोटो डलवाया है। आपका सोशल मीडिया ने हैंडल है, उल्टी सीधे आप लोग देखिए, सबने देखा मयूर विहार के प्राइवेट स्कूल का फोटो प्राइवेट डलवाया गया, सभी मीडिया ने भी दिखाया, वो सारी मीडिया वही है जहाँ पे न्यूयॉर्क में जाने के लिए हाउडी मोदी इतना बड़ा प्रोग्राम कराया है। जो आप पता है कि जनता भारत में, और जो 10वीं का रिजल्ट आया है वो 15वें स्थान पर है पूरे भारत में। आप देखिए कितना नीचे स्तर गिर गया है पढ़ाई का, और ये लोग अपनी पीठ थपथपाते हुए थकते ही नहीं है। ये लोग झूठी खबरें फैलाते हुए थकते ही नहीं है। बच्चों का स्तर पढ़ाई का गिरता जा रहा है, साइंस मैथ नहीं है, टीचर प्रिंसिपल नहीं है स्कूलों में, और बात बड़ी बड़ी करते हैं। अच्छा ठीक है, देखिए जीनत जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जब डिबेट की शुरुआत हुई थी तो मुझे लगा था आप मुझे शुभकामनाएं देगी कि हमारा बीजेपी का नहीं, मैंने शुभकामनाएं दी, लेकिन वो हुआ है कि मैं जब मैंने स्किप कर गया। लेकिन मैं आपको खूब 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 मुबारकबाद देती हूँ पूरे बीजेपी परिवार को, दिल्ली बीजेपी को, कि आपका कार्यालय बन रहा है। हाँ, डिबेट में आती तो मैं चाहती हूँ कि लाइट मोड में हम लोग चर्चा करें। वो है, मेरा भी नेचर है, आप पहली बार तो जुड़ी नहीं है, आप भी जानती हैं। हाँ, तो मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। आपने आगे से शिकायत की तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन आपको बहुत मुबारकबाद आपके कार्यालय के लिए। और अब तो सवाल फिर भी रहेगा कि उस कार्यालय से ही कोई चेहरा तय करेंगे कि नहीं करेंगे अरविंद केजरीवाल के सामने। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों तक आया है। हमारी पार्टी में शुरू से एक विचारधारा रही है कि हर कार्यकर्ता इंपोर्टेंस रखता है, और आपने भी देखा होगा पहले हमारे जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे वो भी एक बूथ स्तर तक भी काम करके आए थे, और जो अभी भी बने हैं उन्होंने जिला स्तर पर काम किया है, बूथ स्तर पर काम किया है। तो हमारे यहाँ ऐसी विचारधारा नहीं होती कि परिवारवाद चले। हमारे यहाँ किसी को भी किसी भी पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया जाता है। आज प्रधानमंत्री जी भी अपने आप को प्रधान सेवक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता के रूप में भी काम किया है। तो ये हमारी पार्टी की विचारधारा है, हमारी पार्टी की गरिमा है। और अभी जेपी नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने भी यही बोला था कि जो ये कार्यालय है ये इतिहास लिखने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम इसको मंदिर मानते हैं। जब भी हम अपने कार्यालय में प्रवेश करते हैं तो हम उसे मंदिर की तरह मानते हैं, क्योंकि वहां से हमें उनकी विचारधारा पता चलती है, और जो लोगों की सहायता के लिए वहां पर नीतियां बनती है वो वहां से लेकर हम जन जन तक पहुंचाते हैं, ताकि उन सभी वंचित, पोषित, शोषित लोगों को वहां से कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके। इसीलिए वो हमारे लिए एक मंदिर की तरह है। और आपने बोला कि चेहरा कौन होगा, तो चेहरा कोई भी हो सकता है। सभी अपना पार्टिसिपेशन करते हैं, पार्टी में बहुत मेहनत से काम करते हैं और पार्टी को वोट देते हैं। अभी कौन से प्रवक्ता बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि ये लोग पार्टी को वोट देते हैं। बिल्कुल पार्टी को वोट देते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी में संस्कार है, संस्कृति है, विचारधारा है, नीतियां हैं, नियम है, और उसी के अनुसार हम लोग चलते हैं। और परिवारवाद में हम लोग नहीं चाहते कि उसका बाप वो था तो बेटा ही उसका उत्तराधिकारी बनेगा। ऐसी हमारी पार्टी की परंपरा शुरू से ही नहीं रही है। हर कोई बड़ा नेता भी है तो उसके बच्चे को भी जमीनी स्तर पर काम करना पड़ता है। वो दरा भी बिछा सकता है और वो सोफे पर भी बैठ सकता है। तो ये हमारी पार्टी की विचारधारा है। शायद मुझे लगता है कि आपको सुनकर खुशी होगी, क्योंकि हम भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम भी अपने आप को इसी रूप में शामिल करते हैं। बाल टाल रहे क्या वो? मुझे तो अभी भी मतलब एक मुस्कुराहट आ रही है, क्योंकि मुझे सारिका जी जब आती है प्रोग्राम में तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि हंसी मजाक वाला माहौल होता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो नगीने हैं, तो आपने उस चीज को सुना नहीं क्या? आप अपने नगीने संभाल ही नहीं पाते। आ रहा हूँ, नगीनों पर ही आ रहा हूँ, लेकिन आप बीच में काट देती है। नगीना मेरा सुन लीजिए, कौन है हमारा नगीना? बताइए क्या बोलना चाह रही है आप? एक लाइन बस, मेरे पास 10 सेकंड्स है। हाँ देखिए, मैं थोड़े शब्दों में खत्म कर दूंगी जीनत जी।
मैं सिर्फ ये पूछना चाहती थी, त्यागी जी अभी काम गिनवा रहे थे, वो पढ़ी पढ़ाई स्क्रिप्ट हर डिबेट में होती है। इन्होंने गंदा पानी दिया, इन्होंने बिजली के बिल बढ़ा कर दिए, इन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाएं खराब कर दी, इन्होंने बसें जो डीटीसी की बसें थे वो खत्म कर दी। मैं काम गिना रही हूँ इनके कि इन लोगों ने क्या क्या काम किए दिल्ली में अभी तक। तो इन्होंने लोगों को परेशान करने के अलावा कुछ काम नहीं किया दिल्ली में, और दिल्ली की जनता जानती है। मगर एमसीडी में फिर दिल्ली वालों ने बोला कि आम आदमी पार्टी। चलिए ये अब